हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। जो हमारे सर हैं कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए बैच का हम फास्टली बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। और हम कल अशोक पर थे, तो आज हम यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले हम सर द्वारा कही गई कुछ लाइनों से, कुछ अच्छी लाइनों से स्टार्ट करेंगे। हो चुका आगाज रन का, करो युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं। अशोक, देखिए यहाँ पर अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। यह बिंदुसार का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। यह गद्दी पर कब बैठा? यह गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। यह गद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था, जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम शुभदाग्री था। कुछ लेखों में अशोक का नाम मिलता है। वह लेख कौन कौन से हैं देखिए। माशकी अभिलेख, जो कि कर्नाटक का है। ये गुजरा है। गुजरा अभिलेख यह मध्य प्रदेश में है, जिसमें अशोक का नाम मिलता है। नेतूर अभिलेख यह कर्नाटक में है। और उडेगोलम अभिलेख यह भी कर्नाटक का अभिलेख है। यहाँ पर देखिए, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कंगनहाली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, जिसको रिलीफ स्कल्पचर कहा जाता है, शिलालेख में अशोक के नाम रण्यो अशोक उल्लेखित है। इसमें रण्यो का मतलब है किंग। भ्राव अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। अभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में, और उस समय इसकी राजधानी तोसली थी। उस पर अधिकार जमाया, यानी जो तोसली राजधानी थी, इस पर अधिकार जमाया। 13वां शिलालेख में बताया गया है। ये सब किस में है? 13वां शिलालेख में, अशोक के 13वां शिलालेख में। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को बौद्धिक भिक्षुक उपगुप्त ने दी थी। हैशटैग नोट देखिए यहाँ पर। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की बुक राजतरंगिणी से पता चलता है कि शैव धर्म का उपासक था, और इसने निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अहरोराभिलेख में घोषित किया गया कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय बुक से देखेंगे हम, और उनकी संख्या 14 थी। उससे पहले ये लाइन देख लीजिए। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद अशोक ने इसने 3 यात्रा की। कौन कौन सी की देखिए। 10वें वर्ष में यह बोध गया की यात्रा करता है। 12वें वर्ष में यह निगली सागर की यात्रा करता है, जो नेपाल त्राइन में स्थित थी। और 20वें वर्ष यह लुम्बिनी की यात्रा करता है, यानी ये लुम्बिनी पहुंचते हैं अभिषेक के 20वें वर्ष। अब हम बुक से इनके शिलालेख और कुछ विषय के बारे में जानकारी प्राप्त है, तो हम भी देख लेते हैं। 14 यहाँ पर देखिए, अशोक के मुख्य शिलालेख और उनमें वर्णित विषय। तो अशोक के कुछ इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, वे पढ़ लेंगे हम। देखिए, पहला, इसमें अशोक का पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की दीनता की गई है। दूसरे में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरे शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष
के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख हुआ है, जैसे रजुक, व्युत्तक और प्रदेशक। चौथा शिलालेख, इसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठे शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवें व आठवां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवें शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वें शिलालेख में इसमें स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, यानी सबका सम्मान करना चाहिए, इस तरह की भावना। 13वां शिलालेख, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध हुआ था। इसमें कलिंग युद्ध, जो कि 261 BC में हुआ था, का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, क्योंकि अशोक का जो हृदय था वो कलिंग युद्ध के बाद ही परिवर्तित हुआ था। उसमें दीनता का भावना जागी थी। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख किया है। यहाँ उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ये 14 शिलालेख हमारे पूरे हो चुके हैं। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की 4 पहाड़ियाँ दी थी और जिनका निर्माण अशोक ने कराया था। करजन, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये चारों थी। इसके पौत्र यानी दशरथ, नागार्जुन गुफा, जो इसका पौत्र था, उसने नागार्जुन की गुफा प्रदान की थी आजीवक संप्रदाय को। अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध लिपियों के अनुसार इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में लिपि का प्रयोग, ब्राह्मणी लिपि, जो कि शेष भारत में लिखी गई थी, यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसको खरोष्टी लिपि भी कहा जाता था। खरोष्टी है, इसमें मनसेहर और सहवाजीगढ़ में मिलती है। जो इनके शिलालेख है उसमें खरोष्टी लिपि होती है। यह पाकिस्तान में स्थित है दोनों। ग्रीक और अरमाइक, ये दोनों लिपियाँ कौन से अभिलेख में मिलती है? अफगानिस्तान से मिलती है, यानी अफगानिस्तान के जो वे थे उसमें क्या अभिलेख में मिलती है। एक बार फिर से देखिए, अशोक के शिलालेखों की लिपियाँ, इसकी लिपियाँ 4 प्रकार की लिपियाँ, जो इसके शिलालेख थे वे 4 प्रकार की लिपियों में लिखे गए थे। पहला ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख, जिनकी संख्या 14 है। दूसरा स्तंभलेख, जिनकी संख्या 7 है। और तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज पारदरेटी फैनथेलर ने 1750 में की थी। और जो अशोक के स्तंभलेख थे ये ब्रह्म लिपि में लिखे गए थे, जिनको हम बुक से देखेंगे, और ये 6 अलग अलग स्थानों से मिले थे।
अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है जो केवल ब्रह्मलिपि में लिखे गए हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला, प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा शिलालेख दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा, दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित था। तीसरा शिलालेख यह स्तंभ लेख फिरोज शाह, ओहो ये दूसरा है, ये तीसरा शिलालेख ये वाला। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। चौथा स्तंभ लेख रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण यानी बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लारियस ने की थी। पांचवा स्तंभ लेख लोरिया अरेराज। यह चंपारण बिहार में है। छठा शिलालेख स्तंभ लेख लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। जैसे मंत्री कौन होता था? प्रधानमंत्री। पुरोहित, यह धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति, यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज कौन था? राजा का पुत्र युवराज कहा जाता था। द्वारिक राजकीय द्वार का रक्षक होता था, वह द्वारिक कहा जाता था। अंतर्वेदिक, यह अंतपुर का अध्यक्ष होता था। सातवां देखिए समाहर्त, यह आय का संग्रह करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होया करता था। और प्रशासता, यह कारागार का अध्यक्ष था। प्रदेष्ठी कौन था? जो कमिश्नर होते हैं ना, वही इसके समय में प्रदेशित कहा जाता था। और पौर किसको कहा जाता था? यह नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक, यह प्रमुख न्यायाधीश था। नायक, यह नगर रक्षा का अध्यक्ष था। क्या कहा जाता था उसको? नायक। क्रमांतिक, यह उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। मंत्री परिषद उसे कहा जाता था जो वहाँ पर एक मंत्री होता था, तो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था उसको मंत्री परिषद अध्यक्ष कहा जाता था। 16 दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल कहा जाता था, जो सेना को सामान एकत्रित करता था। दुर्गपाल कौन था? दुर्ग का रक्षक। और अंतपाल था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। पूछ लेता है एग्जामिनर, रानी का अभिलेख किसको कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिदेई है। इसी ने लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दी और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। अशोक के समय में कुछ मुख्य प्रांत हुए हैं और उनकी राजधानी देख लेते हैं। देखिए
उत्तरा प्रांत, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोशली। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? स्वर्णागिरी। यहाँ पर देखिए, किस शिलालेख में कहा गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? यह प्रथम पृथक शिलालेख में कहा गया। अशोक को शार-ए-कुनाल किस में कहा गया? तो यह कदहार अभिलेख, यानी जो ग्रीक भाषा व आर्मेइक भाषा में प्राप्त हुआ है, उसमें अशोक को शार-ए-कुना कहा गया है। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री एवं पुरोहित चरित्र जांच के लिए उपधार परीक्षक थे। सहायता, यानी राजा की सहायता के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए मंत्रिपरिषद में 12, 16 या 20 संख्या की एक मंत्रिपरिषद होती थी जो राजा की सहायता करती थी राजनीतिक कार्यों में। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी महामात्र कहा जाता था। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें जो राजनीति में शीर्ष अधिकारी था उसको महामात्र कहा जाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और इन प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था तथा प्रांतों के शासकों को कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय आधारित होया करता था जो विषयपति के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुख्य ग्रामीण कहा जाता था। प्रांतों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन 30 सदस्यों का मंडल जो 6 समितियों में विभाजित था, प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। यह मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में बताया है मंत्रिपरिषद और ये राज्यसभा के बारे में। बिक्री कर के रूप में मूल का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे न देने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। अशोक के समय में युद्ध में नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक और सेना विभाग अधिकारी को सेनापति कहा जाता था। गुप्तचर विभाग वाले को अमात्य कहा जाता था। इसको महामात्य सर्प भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। यह एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचरों का उनकी संस्था का मेन मेंबर कहते हैं ना, वो होता था। और भ्रमण करके दूर दूर तक जो सूचना देता था उन्हें संचार गुप्तचर कहा जाता था। इसके समय की प्रशासनिक समिति और सैनिक समिति को हम बुक से देखेंगे। प्रशासन समिति एवं उनके कार्य। समिति और कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करना दूसरी समिति का काम था। तीसरी समिति जन्म मरण का विचार रखना इसका कार्य था। और चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल किया करती थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति बिक्री कर वसूलन का कार्य किया करती थी।
ये इसकी प्रशासनिक समितियाँ थी। अब हम देखेंगे सैनिक समितियाँ। सैनिक समिति, जिसमें प्रथम समिति का काम जल सेना की व्यवस्था करना था, दूसरी समिति का काम यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना था और तीसरी समिति का काम पैदल सैनिकों की देखरेख करना था। चौथी समिति का कार्य अश्वरोहिणी की सेना की देखरेख करना था। यहाँ पर पांचवी समिति गज सेना की देखरेख करती थी और छठी समिति रथ सेना की देखरेख किया करती थी। अशोक के काल में न्यायाधीश को रजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। हैशटैग नोट देखिए यहाँ पर। मौर्य काल में द्रोण शब्द अनाज के मापन के लिए प्रयोग होता था। बिना वर्षा अच्छी खेती वाली भूमि को अदेव मात्रक भूमि कहा जाता था और वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपाजीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीरी राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। इस वंश का अंतिम शासक भद्रद था। हैशटैग नोट देखिए। मैगस्थनीज ने भारत समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, इन 7 में विभाजित किया है। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था यह स्थान। ये जो अशोकाराम स्थान है यह पाटलिपुत्र में था। मौर्य साम्राज्य के बाद 3 वंश शासक करते हैं जिनको ब्रह्म समाज के अंतर्गत रखा गया है। यानी ब्रह्म समाज में 3 वंश शासक करते हैं जैसे शुंग वंश, इसको कण्व वंश भी कहा जाता है, सातवाहन और चेदी वंश, ये तीनों ब्रह्म समाज के अंतर्गत आते हैं। पहले हम देखेंगे शुंग राजवंश। इसकी नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। यह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अश्वमेध यज्ञ 2 बार किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और कराने वाला इसके काल में किसने कराया था? मतलब जो पंडित जी थे वो थे पतंजलि। यहाँ पर देखिए, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसके बाद आते हैं सातवाहन। सातवाहन से हम कल से स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो ऐसा लगता है कि बहुत स्लो है तो आप इसकी सेटिंग में जाकर इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप इसको 2x की स्पीड से भी देख सकते हैं। आई होप मेरा मानना होगा कि आप स्पीड से देखें अगर आपको रिवीजन करना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। बाकी हम जीके जीएस की सारे जो सब्जेक्ट होंगे वो कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम पीना अंकल की जो बुक है, जो लेटेस्ट एडिशन होगा, उसका हम फास्टली रिवीजन करेंगे और उससे आपको एक
अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कवर करने होते हैं। तो उस बुक को मैं इस पर यूट्यूब पर ही करा दूँगी, वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।